शब्द को जोड़ना उचित नहीं है। नेतृत्व भूमिका तय करता है। पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसकी अपनी केवल इतनी जिम्मेदारी होती है कि जो तय किया है उस तय की जिम्मेदारी को वो अपनी पवित्रता से और पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करे। अभी तक आपने जिम्मेदारी पूरी निष्ठा के साथ निभाई है संगठन मंत्री के तौर पर? स्वाभाविक रूप से हमेशा इस बात का मैंने ध्यान रखने का प्रयास किया है कि अगर संगठन ने मुझे संगठन मंत्री इस नाते जिम्मेदारी दी है तो पूरी सक्रियता के साथ। तो जिले से संभागी ये बड़ी जिम्मेदारी होती, धीरे धीरे कदम आप आगे बढ़ा रहे थे, तो इस पूरी यात्रा के दौरान क्या कह सकते हैं कि भाजपा को बहुत करीब से आपने देखा है, लेकिन बार बार मैं एक शब्द प्रयोग करता हूं कि पर्दे के पीछे उस वक्त की जो रणनीति होती थी या उस वक्त जो पार्टी की अपेक्षाएं होती थी, लगता था कि बंद कमरे तक ही सीमित रहकर ज्यादा आनंद आता था, या अब फ्रंट फुट पर लाके खड़ा किया है तो यहाँ से एक नई शुरुआत होने जा रही है? आनंद का भाव तो ये अपनी मन की जो स्वीकारता होती है उस पर निर्भर करता है। अपने यहाँ कहा है संतोषम परमम सुखम। मन की संतुष्टि अगर दी हुई जिम्मेदारी में है तो हर जिम्मेदारी में आपके मन का भाव आनंद से भरा रहे। ये वही भाजपा है सर जो सेवा समर्पण की बात करती है? हाँ, कहीं कोई अंतर नहीं है, वही है। और उसी भाव से आज भी हमारे नेतृत्व जो जिम्मेदारी सौंपते हैं सभी कार्यकर्ता उसका निर्वहन करते हैं। तो चलिए, जो जिम्मेदारी आपको गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष की सौंपी गई है, कोई रोड मैप बनाया? हालांकि बहुत कम समय हुआ है, कोई प्लान है? आपके भी ध्यान में होगा कि माननीय हमारे यशस्वी जो मुख्यमंत्री जी हैं वह हर तबके के लिए काम कर रहे हैं, चाहे आर्थिक दृष्टि से वो बहुत कमजोर तबका हो, चाहे मध्यम वर्गीय हो, या जो अर्थ संपन्न परिवार भी हैं, उनको भी हम कैसे आवास उपलब्ध करा सकते हैं। माननीय मोदी जी ने भी जो कहा है कि हाउसिंग फॉर ऑल, सबके लिए घर होना चाहिए। लेकिन आपके मुंह से जो बातें अभी सुनी या पहले सुनी इस जिम्मेदारी के मिलने के बाद, मध्यम वर्गीय पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल हो, कांग्रेस, बीजेपी, मध्यम वर्गीय की अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, कोई उसकी सुध नहीं लेता। फ्री में देना है तो गरीबों को देना है और बड़े लोगों के लिए एक अलग रास्ता खोल देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। सबके लिए घर, तो उसमें चाहे मध्यम वर्गीय हो, चाहे आर्थिक दृष्टि से बहुत कमजोर तबका हो। जैसा मैंने कहा कि तो जो मोदी जी और शिवराज जी चाहते हैं, इसको लेकर के कोई प्लान आपने बनाया या प्लान बनाया आपके हाथ में, सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है? जो भी आवश्यक लगेगा उस दिशा में बढ़ेंगे ही। बढ़ना उन्हीं के मार्गदर्शन में है। जैसी सरकार की मंशा है उस मंशा के अनुरूप हाउसिंग बोर्ड खरा उतरे, उसकी चिंता सभी लोग मिलकर के करेंगे। चलिए, एक आम आदमी अगर जानना चाहे, उसकी कुछ अपेक्षाएं हैं आवास को लेके, तो हाउसिंग बोर्ड का जो कार्य क्षेत्र है वो क्या है? सिर्फ राजधानी, महानगर या जिले, और उससे नीचे भी कोई नेटवर्क है? जिले से नीचे भी है, ब्लॉक स्तर पे भी है, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अब सरकार की जो रिडेंसिफिकेशन, पुनर्घनत्वीकरण योजना है, हम कहाँ मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल का उपयोग करके उसके माध्यम से अधिकतम लोगों को आवास उपलब्ध करा सकते हैं। यानी बहुत अर्थ के अभाव में भी रहने वाला परिवार सर्व सुविधा युक्त आवास में कैसे रह सकता है। कई और एजेंसियां भी काम कर रही हैं मकान निर्माण को लेकर के, और प्राइवेट का तो दौर ही है। ऐसे में हाउसिंग बोर्ड के लिए कुछ करने का है? स्वाभाविक रूप से हमारे लिए तो अच्छी बात है। हम उसको अगर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा इस भाव से लेंगे तो तय समय सीमा में कैसे आवास गुणवत्तापूर्ण बनाए जा सकते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे लिए वो अच्छा है। वहाँ कोई ऐसी चुनौती नहीं है। लेकिन जब कई निगम मंडल घाटे में चल रहे हैं और निजीकरण का ये दौर है, बड़ी बड़ी कंपनियां सामने आ रही हैं, ऐसे में हाउसिंग बोर्ड की से क्या अपेक्षा रखी जाए? हाउसिंग बोर्ड का अपना प्लान है, कहाँ कैसे जो जगह उपलब्ध होती है वहाँ उसका कैसे विकास कर सकते हैं, आवासीय परिसर हम कैसे विकसित कर सकते हैं। तो जो जमीन है वो उससे आगे की लिए क्या करना पड़ता है? क्या कार्य योजना है कि आपके पास कुछ ज्यादा भूमि हो तब योजना आगे बढ़े और नीचे तक जाए? सरकार का उसमें योगदान रहता है। हमने अभी आपस में जो हमारे सहयोगी अधिकारी हैं सभी के साथ बैठ करके बातचीत की है। हमारे वरिष्ठों का भी मार्गदर्शन लगातार हमें मिलता है। उनके ही मार्गदर्शन में भविष्य में हम लोग संभवतः टाउन, सैटेलाइट टाउन की ओर भी बढ़ेंगे। जो बड़े शहर हैं या छोटे शहर हैं उनके सराउंडिंग 20-25 किलोमीटर के दायरे में
हम कैसे वहां और सर्व सुविधा युक्त आवासीय परिसर विकसित कर सकते हैं। वो भी तब जब स्मार्ट सिटी की चर्चा है, कई शहरों में स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट छोटा बड़ा पहुंच रहा है। सबकी अपनी अपनी पद्धति है, सबकी अपना अपना लक्ष्य है, सबकी अपनी अपनी दृष्टि है। उसमें ये एक दृष्टि हमारी मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड। आशुतोष जी, कोई काम शुरू होने से और उसको अंजाम तक पहुंचाना सरकार के लिए 5 साल का समय रहता है, लेकिन अब इस सरकार का जो समय बचा है वो 2 साल से कम का है। ऐसे में क्या समझते हैं कि ऐसे कम समय में आप अपनी योजना को न सिर्फ धरातल पे लाएंगे बल्कि लोगों का भरोसा भी जीतेंगे? बोर्ड पहले से ही काम कर रहा था, उसमें भूमिका में व्यक्ति बदलता है, जिसकी जो जिम्मेदारी तय होती है वह उस जिम्मेदारी पर आकर के निर्वहन करता। तो ऐसा नहीं है कि कोई मैं आज अध्यक्ष के नाते आया हूं तो यह केवल 1.5 वर्ष के प्लान या 2 वर्ष के प्लान में ही हमें सब कुछ करना है। माने जो पहले से भी निरंतर चल रहा है। हाँ, अब कुछ ऐसा करना जरूर चाहेंगे ना कि जो आने वाला जो जिम्मेदारी जिसको सौंपी जाए वो उसको आगे बढ़ाए। सीधा सा सूत्र रहता है कि जिम्मेदारी जो हमको मिली है उसमें हमारा सर्वश्रेष्ठ योगदान क्या हो सकता है, क्या हम और बेहतर कर सकते हैं, तो वह करने का प्रयास रहेगा। चलिए हम लौटते हैं सर, आप थोड़ा सा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। संगठन मंत्री के तौर पर आपकी यात्रा कहां से शुरू होती है और अंतिम दायित्व तो आपने क्या निभाया? क्योंकि जब आप लोगों की नई भूमिका की पटकथा सामने आ रही थी तो एक बड़ी मीटिंग होती है, लेकिन उसमें हमेशा मजबूत कड़ी माने जाने वाले संगठन मंत्री उस बैठक का हिस्सा नहीं बनते हैं। तब लग गया था कि आपकी भूमिका खत्म हो चुकी है और एक नई दिशा की ओर अग्रसर है। लगने और नहीं लगने वाली कोई बात इसमें नहीं है, और कुछ ऐसा भी नहीं होता है कि कोई हिडन एजेंडा है या उसको बहुत ज्यादा जल्दी समझ करके आगे जाना है या पीछे रहना है, ऐसा कोई विषय नहीं है। संगठन मंत्री के नाते 2007 में मेरी पहली जिम्मेदारी सिवनी जिले में आई, महाकौशल का हिस्सा है। सिवनी जिले में भी मैं 2007 में पहुंचा, 2009 तक रहा। इसके बाद पार्टी ने तय किया है कि आपको बालाघाट जिले की जिम्मेदारी निभानी है, तो बालाघाट में 2009 में मेरी जिम्मेदारी तय की, तो 2011 तक बालाघाट रहा। 11 से 16 तक ऐसे 5 वर्ष मेरा मुख्यालय, फिर सतना रहा। सतना हमारे विंध्य का जो हिस्सा है उसमें ही सतना और कटनी, मैंने महाकौशल से ही आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं, उसमें विंध्य पहुंच गए आप, फिर अगला चरण बुंदेलखंड का आ जाता है। भारतीय जनता पार्टी में संगठन मंत्री के नाते मेरी शुरुआत महाकौशल से ही हुई है। महाकौशल, फिर विंध्य में मेरा रहना हुआ, फिर बुंदेलखंड में मेरा केंद्र फिर सागर रहा और सागर संभाग की जिम्मेदारी रही। तो ज्यादा भोपाल आने के पहले या भोपाल को भी इंक्लूड किया जाए, राजधानी का दायित्व मिल रहा है, लगातार आपके कदम आगे बढ़ रहे थे, ज्यादा चुनौती किस कार्यकाल में, किस चुनाव के दौरान कहां पर थी? राजनीति का क्षेत्र तो चुनौतियों से भरा ही है। आप उसमें बहुत ज्यादा चुनौती या बहुत कम चुनौती इस प्रकार से उसको अलग अलग नहीं कर सकते। तो हर चुनाव चुनौती होता है और हर क्षेत्र में चुनौतियां रहती हैं, अलग चुनौतियां होती हैं। अलग बात है कि हम लोग प्रयास करते हैं कि अगर हमारे किसी विधानसभा या लोकसभा में जीत का अंतर 10, 12, 15, 20 हजार रहा है तो उसे हम 30 और 35, 40 हजार तक कैसे ले सकते हैं, वो भी हमारे लिए चुनौती होती है। अगर हम कहीं 50 हजार से जीते हैं तो उस जीत को हम लाखों में कैसे बदल सकते हैं, वह भी हमारे लिए चुनौती होती है। तो चुनौती सब जगह है, राजनीति का क्षेत्र चुनौतियों। अगर हम लोकसभा चुनाव को छोड़ दें तो 2007 के बाद 2008 का इलेक्शन, 2013 का इलेक्शन, 2018 का इलेक्शन, 8 और 13 में आपकी सरकार लौटती है, लेकिन 18 में कुछ कारणों से सरकार नहीं बन पाती है। तो मान के चलें कि 18 में कुछ चुनौती थी जब आप बुंदेलखंड में थे? चुनौती इसलिए नहीं कहेंगे, वैसे बुंदेलखंड का परिणाम बहुत अच्छा आया था। 2008 और 13 और 18 के चुनाव में सामान्यतः वैसे बातें होती थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती है, सरकार अगर बन भी जाती है तो ये चला नहीं पाते हैं। 2003 के बाद इस प्रकार की चर्चा का दौर चला था। तो ये मिथक टूटा है, वो मिथक स्वाभाविक रूप से टूटा। दूसरा, 18 में भी आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सरकार नहीं, सरकार तो नहीं बनी ना। आंकड़ों में हम पीछे आगे रह गए, लेकिन अगर उस समय का हम वोट प्रतिशत देखेंगे। सर, इस पार्टी के बड़े नेता सुंदरलाल पटवा और भी दूसरे नेता ये कहते रहे जीत तो जीत होती है, तो फिर वहीं से एक ध्वनि निकलती है कि हार तो हार होती है, सीट कम आई और सरकार नहीं बना पाए। तो फिर उसे आप इस दृष्टि से भी लीजिए कि 18 में अगर हम साल सवा साल के लिए सरकार में नहीं भी रहे तो सवा साल बाद फिर हम सरकार में आए। तो सवा साल, अच्छा आपने जिक्र सवा साल का किया, जब कमलनाथ सरकार रहती है तब तो आशुतोष जी बड़े चर्चा में आ गए थे। सर, जब सरकार आती है उसके पहले एक ऑपरेशन लोटस,
बहुत कम लोगों को मालूम होगा, बड़े बड़े किरदार थे उसमें। एक किरदार आपका था, खासतौर से जब मुख्यमंत्री रहते कमलनाथ जी एक चिट्ठी लिखे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो ऐसा क्या था कि आज तो उसको कोट कर रहे हैं? अब मुझे नहीं पता, मैंने तो जैसा आपको कहा कि अभी चिट्ठी तो लिखी गई ना सर। पिछले कुछ महीने तक मेरी जिम्मेदारी संगठन मंत्री के नाते तो संगठन मंत्री रहते ही तो सर मेरे स्वभाव व्यवहार में ऐसा कुछ नहीं रहा कि जिसके कारण अनावश्यक कोई हलचल का मैं हिस्सा बन। छुपा रहे हैं सर, चिट्ठी में तो जिक्र आपके नाम का था ना। जिक्र उन्होंने क्यों किया मुझे नहीं जानकारी, लेकिन ऐसा क्या कर दिया था आपने कि एक मुख्यमंत्री को सीधे आज तो उसको कोट करना पड़ा? मुझे लगता है यह सवाल आपको कमलनाथ जी से करना चाहिए। नहीं, पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष को लिखा गया है सर, तो कहीं तो आप उनकी राय में रोड़ा बन रहे होंगे, कहीं उनका रायता बगरा रहे होंगे, कहीं रंग में बेरंग की स्थिति निर्मित कर दी होगी। यही बहुत बड़ा भ्रम है, रायता बगराने वाली कोई बात ही नहीं है। वास्तव में जो कांग्रेस की सरकार का कालखंड था उसमें सत्य और असत्य की लड़ाई उसी प्लेटफॉर्म पर चल रही थी। एक पक्ष वहां पर ऐसा था जो सत्य की लड़ाई लड़ रहा था, एक पक्ष वहां ऐसा था कि उनको कैसे भी करके हमें सरकार में रहना है, हमारे अपने जो एजेंडे हैं उनको पूरा करना है। तो बाहर के किसी व्यक्ति की कोई ऐसी मंशा थी ऐसा नहीं है, वहां पर जो सत्य की लड़ाई थी उसके कारण मतलब आप वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर कुछ झंझट पैदा हो गए थे, बीजेपी की पैनी नजर थी, अगर राजनीतिक भाषा में कहें। कुछ झंझट नहीं, सत्य और असत्य की लड़ाई थी। किस सत्य की बात कर रहे हैं? सत्य तो यही था कि वो सरकार में थे। हमारे आज जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं माननीय सिंधिया जी, निश्चित रूप से उन्होंने चुनाव में जिन मुद्दों को लेकर के पूरे बुंदेलखंड में और उनका अपना जो आभा मंडल है पूरे प्रदेश में उन्होंने जो वायदे किए थे उन वायदों को वो पूरा कराने का लगातार आग्रह करते थे और सरकार को करना भी चाहिए था। लेकिन जब सरकार ने उनके किए हुए वायदों को पूरा नहीं किया तो ये जो सत्य का एक पक्ष था तो वहां पर वो द्वंद्व फिर चालू होता है और यहीं पर भाजपा की पैनी नजर होती है और आप जैसे खिलाड़ी मैदान में आ जाते हैं। पैनी नजर भी इसको मुझे नहीं लगता कि पैनी नजर जैसा कुछ है। अब स्वाभाविक रूप से राजनीति के क्षेत्र में जब इस प्रकार का द्वंद्व सामने आएगा तो हलचल तो होगी, उसके कुछ हलचल भी तूफान था सर। तब तो आप भी जो नेता निशाने पर थे उस वक्त सरकार के, जिनके परिवार के खिलाफ सरकार द्वारा सीधे निशाने पे लिया जा रहा था, कई मुकदमे दर्ज हो रहे थे, उसमें आशुतोष तिवारी का नाम भी था। वो अपने माने वो सरकार का भ्रम था, वो सरकार भ्रम था। नहीं, मैं इस कारण से इस मुद्दे को, और आपने अगर छेड़ा है तो मैं बताना चाहता हूं कि इस प्रकार के पूर्वाग्रह को लेकर के किसी पर कार्रवाई कराना, किसी के परिवार को अनावश्यक रूप से कार्रवाई का शिकार कर देना, ये उचित नहीं था। तो क्या ये घेराबंदी आशुतोष तिवारी के परिवार के साथ? नहीं, ऐसा नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की किसी एक सामान्य कार्यकर्ता के खिलाफ ये घेराबंदी थी। ये आपका बड़प्पन और मैं सौभाग्यशाली हूँ, लेकिन आशुतोष जी परिवार, मैं इस बात में यह भी जोड़ना चाहता हूँ कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता की भी उस समय चिंता करने वाला हमारा वरिष्ठ नेता, उस समय शिवराज सिंह चौहान का रिएक्शन बड़ा, सभी ने मिलकर के चिंता की और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने एक जो अभिभावक की भूमिका होती है, माने एक और मुख्यमंत्री कमलनाथ अगर चिट्ठी लिख रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष को तो इधर सीएम रिएक्ट कर रहे हैं शिवराज, वो भी आशुतोष को लेके। एज ए गार्जियन जो भूमिका होनी चाहिए मुझे लगता है सबके, ये मान के चले कि शिवराज ने ही ऑपरेशन लोटस में एक जिम्मेदारी आपकी तय की गई थी। जिम्मेदारी कभी बेंगलोर, कभी दिल्ली, कभी भोपाल, कभी बुंदेलखंड, मेरी हर भूमिका को संगठन नेतृत्व ने तय किया है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष इस नाते आदरणीय बीडी शर्मा जी और निश्चित रूप से माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हमारे लिए। संगठन मंत्री काम करता है, बोलता नहीं है, पूछता नहीं है, देखता नहीं है, सब कुछ लाइन पे है। संगठन महामंत्री इस नाते आदरणीय सुहाजी भाई सब भी जो दिशा देते थे उसका पालन करना हमारा धर्म भी था। तो बेंगलोर पार्टी ने भेजा था कि शिवराज जी ने भेजा था? मुझे लगता है कि कुछ बातों को जो बीत गई वो बात गई, इस भाव से छोड़ देना चाहिए। बीत गई और बात गई नहीं सर, अब तो पन्ने पलटे जा रहे हैं ना सर, चीजें सामने आ रही हैं और अब तो आप भाजपा का फ्रंट लाइन वर्कर है, मतलब सामने है, तो कब तक छुपाएंगे सर इन बातों को? देखो, कांग्रेस नेतृत्व तो इतना शिकार था, उसको लगता था कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख लोग हैं वो हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों को ले जा रहे हैं, लेकिन ये आज भी बहुत बड़ा राज है कि कौन किसके साथ गया था। ये आज भी मुझे लगता है बहुत बड़ा सवाल है और कांग्रेस को यही बात समझने की आवश्यकता है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई थी यह दूसरा भी एक पक्ष कांग्रेस को समझना चाहिए। लेकिन भाजपा के बड़े किरदार थे, नरोत्तम मिश्रा, भूपेंद्र सिंह, अरविंद भदौरिया और भी कई खिलाड़ी मैदान में डटे हुए थे। बड़े बड़े नेता तो अलग थे ही, कैलाश जी,
शिवराज सिंह चौहान अपनी जगह, सिंधिया आपके साथ थे। जिनका भी आपने नाम लिया है, ये सब मेरा वरिष्ठ नेतृत्व है, तो क्यों उन्हें फिक्र नहीं करनी चाहिए थी। और इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हम